नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज हम काव्य दोष पर चर्चा करेंगे। मित्रों, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई भी रचना नहीं है जो पूर्णतः दोष रहित हो। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ कमियां तो आ ही जाती है। अब वो कमियां कौन कौन सी हो सकती है, वो कैसे आ जाती हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि काव्य के कौन कौन से दोष होते हैं। सबसे पहले साथियों, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि काव्य दोष होते क्या है। साथियों, काव्य का जितना गुणयुक्त होना आवश्यक होता है, उतना ही उसका दोष मुक्त होना भी आवश्यक होता है। अगर किसी काव्य में, किसी रचना में ऐसी अनेक प्रवृत्तियां हैं, ऐसी अनेक विशेषताएं हैं, ऐसे अनेक गुण हैं जो उसको महत्वपूर्ण बनाती है, उसे श्रेष्ठ बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर दोष का समावेश है तो वह उसकी कमी होती है। इसलिए कहा गया है कि जितना काव्य का गुणवान होना आवश्यक है, उतना ही दोष मुक्त होना भी आवश्यक होता है। मित्रों, कविता के बाह्य तथा अंतरंग दोनों ही रूपों का प्रभावशाली होना चाहिए। सिर्फ एक रूप का प्रभावशाली होने से काम नहीं होता है, दोनों रूपों में उसका प्रभावशाली होना आवश्यक होता है। अब हम अगर ये कहें कि काव्य दोष होते क्या हैं, तो साथियों, बिना अर्थ के कोई काव्य नहीं होता है। सार्थक शब्द ही, सार्थक रचना ही काव्य का रूप लेती है। बिना अर्थ के ना तो शब्द होते हैं और ना ही कोई रचना होती है। अगर हमें मुख्य अर्थ का बोध करने में किसी प्रकार की कठिनाइयां हो रही है, किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस रचना में, उस काव्य में दोष उपस्थित है। संस्कृत के आचार्यों की चर्चा करते हैं तो इस संस्कृत आचार्यों में ले सकते हैं भामह, वामन, मम्मट। सभी आचार्यों ने कहा है कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक हैं, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, वे काव्य दोष कहलाते हैं। तो साफ जाहिर हो रहा है कि मुख्य अर्थ में जो तत्व बाधा उत्पन्न करते हैं वे काव्य दोष हैं। मित्रों, वामन ने क्या कहा है? वामन ने कहा है कि सौंदर्य को क्षति पहुंचाने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। बिना सौंदर्य के कोई रचना नहीं होती, बिना सौंदर्य के कोई काव्य नहीं होता है। अगर हम काव्य के सौंदर्य को देखते हैं तो उसी सौंदर्य के कारण वो महत्वपूर्ण बनता है, और इस सौंदर्य में जो तत्व हानि पहुंचा रहे हैं, जो बाधा पहुंचा रहे हैं, जो व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, वे तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। ये विचारधारा थी मित्रों आचार्य वामन की। काव्य प्रकाश एक ग्रंथ है संस्कृत का, उसके रचयिता मम्मट है। मम्मट कहते हैं कि मुख्यार्थ का अपकर्ष करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। कि मुख्यार्थ को नष्ट करने वाले तत्व ही काव्य के दोष कहलाते हैं। काव्य का प्रमुख उद्देश्य होता है रसानुभूति। अगर इस रसानुभूति में बाधा उत्पन्न करते हैं कोई तत्व, तो वे तत्व कहलाते हैं काव्य दोष कहलाते हैं। क्योंकि बाधा उत्पन्न होगी तो मुख्यार्थ का
अपकश होगा और रसानुभूति में कठिनाई होगी। मित्रों, अगर हम परिभाषा के रूप में देखते हैं तो कह सकते हैं कि जिन तत्वों के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का अपकश होता है, उसको काव्य दोष कहा जाता है। काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। तो ये जो हमने परिभाषा दी है, इस परिभाषा में कुछ बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहली बात है मित्रों, अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है। कोई भी शब्द हो, कोई भी रचना हो, एक निश्चित अर्थ को लेकर चलती है। अगर उस अर्थ को समझने में बाधा आ रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई काव्य का दोष निहित है। इसके अलावा काव्य सौंदर्य का अपकश हो रहा है तो काव्य दोष होता है। रसानुभूति में बाधा उत्पन्न हो रही है तो काव्य दोष हो रहा है। ये तीन प्रमुख बातें हमारे सामने इस परिभाषा से निकल करके आती है। अब अगर हम संख्या की चर्चा करते हैं मित्रों कि काव्य दोषों की संख्या कितनी है या कितने काव्य दोष हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हम सामान्यतः जिस प्रकार अर्थ को समझने में चार तत्व प्रमुख मानते हैं, अब वो चार तत्व कौन कौन से हो सकते हैं मित्रों, बंधुओं? वो चार तत्व होते हैं शब्द, वाक्य, रस और अर्थ। इन चार तत्वों के आधार पर ही चार प्रकार के काव्य दोष माने जा सकते हैं। अब इन चार तत्वों के आधार पर सबसे पहले शब्द आता है, तो हम शब्द दोष कह सकते हैं। दूसरा आता है वाक्य, तो वाक्य दोष कह सकते हैं। तीसरा आता है रस, तो रस दोष कह सकते हैं। और चौथा आता है अर्थ दोष, अर्थ दोष कह सकते हैं। तो ये काव्यार्थ को प्रकट करने वाले शब्द, वाक्य, रस और अर्थ, जो चार तत्व होते हैं, इन्हीं के आधार पर इन चार काव्य दोषों की चर्चा की जाती है। मित्रों, सबसे पहले ले सकते हैं हम शब्द दोष। शब्द दोष शब्द पर निर्भर करता है। शब्द पर किस प्रकार निर्भर करता है कि वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में जब हम असावधानी बरतते हैं और उस असावधानी के कारण अर्थ को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है, तो मित्रों ये शब्द दोष कहलाता है। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिनके कारण अर्थ को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है, तो वह शब्द दोष होगा। अब शब्द दोष कौन कौन से हो सकते हैं? तो मित्रों, शब्द दोष कई प्रकार के हैं, जिनमें श्रुति कटुत्व है, च्युत संस्कृति है, अश्लीलत्व दोष है, क्लिष्ट दोष है। ये जो दोष है ये इस शब्द दोष के अंतर्गत आते हैं। अब ये कह सकते हैं कि सबसे पहले ले सकते हैं हम क्या, श्रुति कटुत्व। श्रुति का मतलब होता है सुनना, सुनने में ही जो कड़वा लगे, सुनने में ही जो बुरा लगे, वो श्रुति कटुत्व दोष कहलाता है। कि जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसको सुनने या पढ़ने मात्र से ही कानों में कटुत्व आ जाए, कानों को बुरा लगे, सुनने में असहज लगे, तो वह श्रुति कटुत्व दोष होता है। कोमल रसों के वर्णन में अगर हम कठोर वर्णों का प्रयोग करते हैं तो वहां श्रुति कटुत्व दोष आ जाता है। अब आप उदाहरण के रूप में ले सकते हो, जैसे देखत कब कौतुक इते देखो नेक विचार, कब की इकटक डटी रहे टटिया अंगुर डाल। अब देखिए ये दोहा है, इस दोहे में नायिका टटिया को अंगुलियों से हटाकर नायक को देख रही है।
श्रृंगार रस के इस वर्णन में टय वर्ण, जो टय वर्ग है, उसके वर्णों का प्रयोग बार बार हुआ है और इस कारण सुनने में कड़वाहट उत्पन्न हो गई है। इसलिए यहां कौन सा दोष होगा मित्रों? यहां श्रुति कटुत्व दोष हो जाता है। इसके आगे आता है च्युत संस्कृति दोष। जब किसी शब्द के प्रयोग के कारण व्याकरण संबंधी दोष उत्पन्न होता है, भाषा के संस्कार के गिरने के कारण जब दोष उत्पन्न होता है तो वो च्युत संस्कृति दोष होता है, अर्थात संस्कृति विमुख दोष भी कह सकते हैं। हमारी व्याकरण के सम्मत जब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वहां च्युत संस्कृति दोष होता है। अगर उदाहरण के रूप में इस दोष को लेना चाहे तो कह सकते हैं, मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बोला, यह जो बोला है क्रिया पुल्लिंग है। देखिए पंक्ति में तो क्या लिखा है? मरम वचन सीता जब बोला। उसका प्रयोग सीता के लिए होना व्याकरण का दोष है, क्योंकि बोला पुल्लिंग है और सीता स्त्री है, तो ये व्याकरण संबंध दोष है। अब आगे आता है इसी तरह का दोष होता है ग्रामत्व दोष है। तो इसमें ग्रामत्व दोष का समावेश भी हो गया है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हम कई बार ये भूल जाता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भेद भी मिटा देते हैं। तो यह च्युत संस्कृति या ग्रामत्व दोष है। जब रचना में, कविता में अभद्रता सूचक, असाहित्यिक, लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां मित्रों अश्लीलत्व दोष आता है। और ये दोष अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न कर देता है और ऐसी रचना को पढ़ने से हमें घृणा उत्पन्न होती है। देखिए, दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। यहां देखिए, दस्त, दस्त का मतलब होता है हाथ, तथा पेशाब पानी पेश करना, अभद्रता पूर्ण प्रयोग हुए हैं। और इस कारण ये दोनों शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे मन में घृणा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अतः यहां काव्य का अश्लीलत्व दोष हो गया है। इसी प्रकार क्लिष्टव दोष, क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन, जहां शब्द का अर्थ बड़ी कठिनाई से समझ पाए, अर्थात साधारण शब्दों में कह सकते हैं, जब शब्दों का या शब्द का अर्थ ग्रहण करने में कठिनाई महसूस हो तो वहां काव्य का क्लिष्ट दोष होता है। देखिए, कहते कत परदेसी की बात, मंदिर अरद औदी बदी, हमसो अरि आहार चली जात, वेद न कत ग्रह जोर अरद कर, सोई बनत अब खात। देखिए, यहां सूरदास जी की साहित्य लेने का यह उदाहरण है, दृष्टिकूट का पद है। इसमें गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। गोपियां क्या कह रही हैं कि परदेसी श्री कृष्ण की बात मत पूछो। क्यों मत पूछो? क्योंकि वे हमसे मंदिर आर्द, देखिए, कहत कत परदेसी की बात, कि परदेसी की बात हमसे मत पूछो, मंदिर अरद औदी बदी, हमसे मंदिर आर्द का मतलब होता है एक पक्ष, अर्थात 15 दिन, अरि आहार चली जात, अरि आहार मांस लौट कर आने की कह गए थे, परंतु अब तो अरि आहार, सिंह का भोजन क्या है? मांस, अर्थात 1 महीना बीतने वाला है। कितना कठिनाई आ गई, हर एक आसानी से नहीं समझ सकता। कौन सा दोष हो गया मित्रों? यह क्लिष्ट दोष हो गया। इसी प्रकार निचली पंक्ति में कहा है, वेद नखत ग्रह जोरे आरद करि सोई बनत खात। वेद कितने हैं? वेद हैं 4। नक्षत्र कितने? 27। और ग्रह कितने मित्रों? 9। इनको जोड़ लो, 27 और 4 31 और 9 40।
वेद नखत ग्रह जोर अरत, और इनको आधा कीजिए, कितने हो गए 20। अब 20 को साधारण भाषा में क्या कहते हैं, विष, 20 विष, तो हम विष खाते हैं। देखो जहर के लिए कितना टेढ़ा अर्थ निकल रहा है। तो यह कौन सा दोष हो गया, क्लिष्ट दोष हो गया, अर्थ ग्रहण करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। तो ये जो हमने अभी चर्चा की है मित्रों, ये है शब्द दोष। दूसरा आते हैं वाक्य दोष। जहां किसी वाक्य अथवा वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण होती है तो वहां वाक्य दोष कहलाते हैं। पूरा का पूरा वाक्य या वाक्यांश है वो ही दोषपूर्ण होता है, तो वहां कौन सा दोष होता है, वाक्य दोष होता है। अब कौन कौन से दोष हो सकते हैं, जैसे न्यून पदत्व है, अधिक पदत्व है, अक्रमत्व दोष है, पुनरुक्ति दोष है। ये जो 3-4 प्रकार हैं ये वाक्य दोष के होते हैं। न्यून पदत्व का मतलब है आवश्यकता से कम पदों का प्रयोग करना, जहां वाक्य की रचना में किसी शब्द की कमी हो या कमी रह जाती है, वह न्यून पदत्व दोष होता है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं न्यून पदत्व का अर्थ होता है पद या शब्द की कमी होना। जब रचना में किसी पद या शब्द की कमी होती है तो वह न्यून पदत्व होता है। जैसे उदाहरण देना चाहूंगा मैं, पावक पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु त्यों साध। इस पंक्ति का अर्थ है पानी, अग्नि, वायु तथा ईश्वर, सज्जन तथा असज्जन सभी के लिए, सभी के प्रति समान व्यवहार करते हैं। किंतु यह अर्थ प्राप्त करने के लिए पाठकों को या श्रोता को कुछ पद जोड़ना पड़ता है, अतः यह न्यून पदत्व है। इसी प्रकार लीजिए आप अधिक पदत्व। जब काव्य में कवि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनको हटा देने पर काव्य का अर्थ ग्रहण करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, तो वहां अधिक पदत्व दोष होता है। उदाहरण के लिए ले सकते हो, पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है। जो ये पंक्ति है इसमें पुष्प शब्द को हटा देने पर भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि पराग किस पे होता है, पुष्प पे ही होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो पुष्प है यह अधिक है, अधिक पदत्व दोष को लेकर के आया है। अक्रमत्व, जब वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक नहीं होता, उचित नहीं होता, क्रम पर नहीं होता है, तो वहां अक्रमत्व दोष होता है मित्रों। ये दोष विभक्ति चिन्हों, अव्यय, उपसर्ग और क्रमभंग के कारण होता है। उदाहरण के लिए ले सकते हो, ऐसे देना प्रगट दिखलाया नित्य आशंकित हो। इस पंक्ति में देना शब्द दिखलाया शब्द के पश्चात आना चाहिए, तो यहां अक्रमत्व दोष होता है मित्रों। इसके बाद आता है पुनरुक्ति दोष, जहां एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग हो, वहां पुनरुक्ति दोष होता है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं, कोमल वचन सभी को भाते अच्छे लगते मधुर वचन। देखिए, कोमल वचन सभी को भाते अच्छे लगते मधुर वचन। उपयुक्त जो ये पंक्तियां हैं इसमें भाते तथा अच्छे लगते का एक ही अर्थ है, भाना और अच्छा लगना एक ही है। फिर ये पुनरुक्ति क्यों हुई, इसलिए यहां पुनरुक्ति दोष है। इसके बाद मित्रों अर्थ दोष और रस दोष है, इसका हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।